स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10th का मतलब चैप्टर वाइज हर पूरे सिलेबस मैथ के सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। परिमेय संख्या, इससे पहले भी क्लास 9th में रियल नंबर्स थे जिसमें हम लोग को पढ़ना था, मतलब नेचुरल नंबर हो गया, ऑड, इवन, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको उन सारे नंबरों का बहुत अच्छा ज्ञान है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आते हैं इस पे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सकता है जहां Q डजंट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वे सभी संख्या मतलब किसी भी संख्या को, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या को जब हम बटा के रूप में लिखते हैं ना, P/Q, जहां P और Q क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनका मान दिया हुआ रहता है, और नीचे वाला जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। 1/2, देखिए ये P का 1 यहाँ पे 1 है और Q यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3/4, -1/3, -8, 2। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं क्या 3/0 एक परिमेय संख्या है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नीचे Q का मान है वहां पे यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो परिमेय संख्या बहुत ही आराम से समझिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उन्हें को बोला जाता है परिमेय संख्या। ओके, क्लियर है? नोट इट। तो चलिए, हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब हम लोग को जानना है अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सी बात है, जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और जहां P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं होंगी, और नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, अगर √2, एग्जाम्पल देख लीजिए, √2 अगर बोला तो इसके नीचे 1 है, तो आप लोग बोले ये तो P के रूप में है, नहीं, ये √2 कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया √7/4, √8/3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? तो परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो P/Q के रूप में हो, और अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो P/Q के रूप में ना हो। और इन दोनों संख्याओं, और पिछले वाले भी इसमें आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ये सब इसमें आ जाते हैं, तो इन सभी को मिलाकर जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या। ओके, ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब तो वास्तविक संख्या हम लोगों ने जान लिया। अब एक छोटा सा टर्म है अवास्तविक संख्या, वो क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप लोग। अवास्तविक संख्या, यदि कोई संख्या रूट के अंदर निगेटिव हो तो उसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या। इतना तक क्लियर है? अब हम आगे समझेंगे इसको। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमारा इस जो चैप्टर है उसका जो आया अगला टॉपिक वो है यूक्लिड भाग एल्गोरिदम। सबसे पहले आप समझिए कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, जैसे एल्गोरिदम का मतलब होता है क्या, किसी भी चीज को, जैसे हमको अगर कोई क्वेश्चन मिला
उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा। जैसे हम लोग को अगर सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी के सबसे ऊपर मंजिल पे चढ़ना है, तो क्या हम लोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी को चढ़ेंगे और थोड़ी छलांग लगा के ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं ना। तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ओके, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो यूक्लिड भाग एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, सॉरी एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने एचसीएफ निकालने का यानी कि मौसम निकालने का एक तरीका दिया था। इन्होंने क्या बोला था, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, अगर हम दो कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 5 और 12, ओके, हम इन दोनों में भाग देते हैं, 2 बार में लगेगा 10, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको जो बीच वाला है इसको बोलाता है भाज्य, इधर इसको बोला जाता है भाजक, ये है भागफल, और नीचे जो बचता है उसको बोला जाता है शेषफल। तो इसको हम लोग बोलेंगे भागफल और इसको बोलेंगे शेषफल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, हम इसको बोलेंगे भाज्य, भाज्य को बोलेंगे ए, भाजक बी, भागफल क्यू यानी कि कोशेंट, और शेषफल को बोलेंगे आर, ठीक है। तो इन्होंने इसमें एक रिलेशन बनाकर क्या दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जहां चूंकि हम पहले ही लिख चुका है, क्या पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को क्या, कि यहाँ पे जो ए और बी होंगे दो पॉजिटिव पूर्णांक होंगे, इंटीजर मतलब धनात्मक संख्याएं होंगे, जहां जो आर का वैल्यू होगा वो या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और बी से छोटा होगा, यानी कि जो भाजक है उससे आर का वैल्यू हमेशा छोटा होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। इस प्रोसीजर का यूज करके हम लोग इसका यूज करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना, यानी कि यूक्लिड ने जो एल्गोरिदम दिया था उससे हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने दो नंबर ले लिया है, 867 और 255, 867 और 255, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। यहाँ पर जो भी बड़ा पूर्णांक होगा, जो भी बड़ा पूर्णांक होगा उसको हम लोग मानेंगे ए। यहाँ पे बड़ा ये है तो ए बराबर हो गया 867, 867, छोटे वाले को बी 255, और ये भी जान लीजिए क्यू आर तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। तो और जो आर का वैल्यू होगा ये 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, यानी 255 से हमेशा ही छोटा होगा, ठीक है। चलिए तो प्रोसीजर फॉर्मूला लगाते हैं, आराम से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू 867, बी कितना है 255। अब इसको अगर इसमें भाग लगेगा तो 255 दिया, हाँ, और शेषफल बच जाएगा 102। ओके, अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको इससे अगर भाग दीजिएगा, आप अलग करके देख सकते हैं, इसको भाग दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा और 102 शेषफल बच जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग एचसीएफ पहले ही बना चुके हैं गुणनखंड मेथड से, और भागफल मेथड जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एचसीएफ तब तक निकाला जाता है जब तक जो शेषफल हो, जो आर का मान हो, वो 0 न हो जाए। ध्यान समझिएगा, जब तक आर का मान 0 न होगा तब तक हम लोग एचसीएफ की क्रिया करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि ये 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, ये है जो यहाँ चला आता, मतलब अब इन दोनों में काम करेंगे। बड़ा ये तो ये बनेगा 255, ये छोटा ये यहाँ पर चला आएगा 102। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 बार में 204 प्लस 51 लेफ्ट, ओके, 51 बच जाएगा। फिर से यहाँ पर नॉट 0, आर मेरा क्या है, आर यहाँ पर 0 नहीं आया है। ध्यान देने वाली बात यह है। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर इधर लिखेंगे ए की जगह एंड 51 आ जाएगा बी की जगह, और 51 2 102 और हमारा यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 0। ओके, तो जैसे ही शेषफल 0 आया, काम तमाम, बाला बन गया ये। ओके, तो यहाँ पर शेषफल r इज इक्वल टू आ गया 0, तो हमारा जो मस है वो हुआ समाप्त। और जो मस का आंसर होता है
मसा यानी कि HCF जो आता है वो B का जो सबसे लास्ट वैल्यू आता है ना, जब R 0 हो जाए तो B का जो वैल्यू होता है वही होता है हमारा मसा। तो यहाँ पे 51 है तो 51 हमारा हो जाएगा मसा। इज दैट क्लियर? और एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है क्या कि अगर हम देखें यहाँ पर तो मसा, ध्यान से देखिएगा, मसा 867,255 ये इक्वल हो जाए किसके, मसा 255 और 102 के, और ये इक्वल हो जाएगा मसा 102 और 51 का, जो कि कितना आया 51। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग ने सीखा क्या, मसा निकालने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए खास करके, क्योंकि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल लगभग, जब से एग्जाम हो रहा है मैंने क्वेश्चन बैंक देखा है तब से लगभग हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, मैंने लिखा क्या, A बराबर BQ प्लस R। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे R का वैल्यू B से तो छोटा होगा, यानी कि जो R होगा उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, कहां तक जाएगा, B से 1 कम, B के बराबर नहीं, B के बराबर नहीं होता, B से 1 कम होगा हमेशा। ठीक है ना, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है क्या, दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2Q या 2Q प्लस 1 के रूप का होता है, चलिए इसको समझिए, बहुत ही आसान है। इसको कैसे प्रूफ करना है, एकदम बहुत ही इजी है। हम लोग क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R। ओके, तो अगर हम यहाँ R का पॉसिबल वैल्यू ले, हम यहाँ पे क्या है 2Q, यानी कि अगर हम इसको और इसको देखें, उसको अगर हम लिखे A बराबर 2Q, तो यहां पर जो मेरा B है वो कितना है, 2 है, यानी कि मेरा R क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, कभी भी 2 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर इसका वैल्यू हम यहां पर रखा जाए तो देखिए क्या आएगा, A बराबर 2Q प्लस, एक बार 0 रख दिए तो आ गया A बराबर 2Q, और A बराबर 2Q प्लस एक बार 1 रखेंगे तो 1। तो यहाँ पर प्रूफ होता है क्या कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो 2Q या तो 2Q प्लस 1, जहां 2Q क्या हो जाएगा सम संख्या के लिए, यानी कि सम पूर्णांक, और 2Q प्लस 1 हो जाएगा विषम संख्या के लिए। ठीक है, तो इससे आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इतना ही जानेंगे, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, पूरे एकदम बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जाके अपना चैप्टर बनाइए। जो डाउट होगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, देखते रहिए, थैंक यू।